गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या? एक बार ऑनलाइन लेक्चर बताएं। चलो फिर अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अपन पढ़ रहे थे रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। ठीक है, अगर आप याद करो तो मैंने आपको यहाँ पर रेमेडीज बताई थी। इसकी क्या क्या रेमेडीज बताई थी वो देखो। एक तो हमारा सेलर केस फाइल करता था डैमेजेस ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, बायर केस फाइल करेगा गिव मी डैमेजेस ड्यू टू नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। याद आ रहा है? दूसरा हमने बोला तो दोनों में कॉमन भी थे, स्यू फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू फॉर इंटरेस्ट। कॉमन चीजें थी ये। जो अपन ने लिया था उसके अंदर हमने बोली थी रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर। अनपेड सेलर टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये साफ मैंने बता दिया था आपको। एक चीज हमने बोली थी, पहला तो क्या कर सकता है ये, बायर मांगेगा डैमेजेस ड्यू टू नॉन डिलीवरी, कि तुमने टाइम पर गुड्स की डिलीवरी नहीं दी, उसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है, भरपाई दो। ठीक है। दूसरा हमने इसके अंदर क्या लिया था, गिव मी डैमेजेस ड्यू टू एंटीसिपेटरी, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। एंटीसिपेटरी ब्रीच की बात चल रही है। एक लिया था स्यू फॉर इंटरेस्ट। ये दोनों चीज़ें तो दोनों में कॉमन थी। हमने बोला था एग्रीमेंट में लिखा है तो मिलेगा। ठीक है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कब मिलेगा, व्हेन ही विल नोटिफाई द सेलर। ठीक है, और किस रेट पे मिलेगा, जो कोर्ट को सही लगे। यही था। स्यू फॉर डैमेजेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ वारंटी। सेलर ने वारंटी ब्रीच कर दी या बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मान लिया, ब्रीच ऑफ वारंटी। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आप कैंसिल तो कर नहीं सकते, क्या मिलेंगे, सिर्फ डैमेजेस। 3 वर्ड बताए थे तुम्हें, याद होगा, डिमिन्यूशन, एक्सटिंक्शन और डैमेजेस। डिमिन्यूशन मतलब प्राइस कम कर देते हैं, 10 रुपये की चीज़ सही नहीं निकली, मैंने बोला 8 रुपये ही देंगे। और एक्सटिंक्शन मतलब 10 रुपये की चीज़ है तो हम तो कुछ भी नहीं देंगे। और डैमेजेस में बोलता है तुम्हारी चीज़ 10 रुपये की थी, नुकसान मुझे 12 का हुआ है, गिव मी डैमेजेस। याद आ रही है चीज़ें? और लास्ट वन क्या कहता था, स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आईसीआई से लिया था क्या टॉपिक? 3 पॉइंट लिए थे। चलो अब एक काम करते हैं, आईसीआई से कंप्लीट करते हैं पहले इस टॉपिक को अपन। एक बार बुक भी अपन खोल के दे दें। अपनी यूनिट 4 CP2 यूनिट 4 आई थिंक दिस वन। इसके अंदर कहाँ तक ले लिया था बेटा? यहाँ से लेना है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई या तो सेलर ने वारंटी ब्रीच कर दी या बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया। ठीक है, तो अब कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे, क्या मिलेंगे, सिर्फ डैमेजेस। क्या लिखा है देखो, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, या फिर बायर ने इलेक्ट किया कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मानेगा, ब्रीच ऑफ वारंटी। तो इस केस में बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। क्या मिलते हैं, सिर्फ डैमेजेस। अब वो डैमेजेस को क्या लिखा, एक तो लिखा डिमिन्यूशन, एक लिखा
एक्सटिंक्शन और एक लिखा डैमेजेस। तीनों का मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया। क्लियर है क्या यहाँ तक? बताओ। अच्छा, लास्ट में वो गेट लगाओ एक तो। डिस्टर्ब होता है, बार बार बच्चे जाते हैं आते हैं। जो भी क्लास में आएगा लास्ट में गेट लगा के ही आओगे, ठीक है? ये समझ आ गया ये वाला। नेक्स्ट आ गया रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। तो इसमें मैटर याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखाना। इफ द सेलर ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, देन द बायर कैन sue फॉर डैमेजेस ड्यू टू एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपनी लैंग्वेज में भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि सेक्शन सेम है। देखो वर्ड क्या लिखा है, आइदर पार्टी। जो चीज़ सेलर के लिए याद की थी, अनपेड सेलर के लिए, वही पॉइंट किस में आ रहा है, बायर में। तो मैं दो जगह लैंग्वेज याद नहीं कराऊंगी, एक की याद है ना, वही लिखनी है आपको। दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, स्यू फॉर इंटरेस्ट। स्यू फॉर इंटरेस्ट में भी वैसे ही पॉइंट डालना जैसे तुमने सेलर में डाला था। यहाँ पे भी लिख के आ रहा है, देखो, सेलर और द बायर, दोनों के लिए सेक्शन सेम है। तो आप क्या लिखना, इफ देयर इज स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, ठीक है, देन द बायर कैन आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो। इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, देन ही कैन आस्क व्हेन ही नोटिफाइज द सेलर, ठीक है, एट द रेट विच द कोर्ट डीम्स फिट। वही पॉइंट जो वहां पड़ा था ना, वो लिख के आना। यहाँ से अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन सेम है और दो जगह अलग अलग बातें लिखी है, मतलब नहीं है। हमें याद वही करना है। सीधे आ जाएंगे किस चीज पर, ऑक्शन सेल। हेडिंग डालो ऑक्शन, एक सेकेंड, ऑक्शन सेल। क्वेश्चन आया हुआ है आपके मेन एग्जाम में 6 मार्क्स का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन नंबर कौन सा चल रहा है, 64। लिख लो आप चाहे तो, क्योंकि आप लोग लिखते नहीं हो, फिर आपको आगे जाके दिक्कत आएगी। तो लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ थोड़ा सा। नोट्स तो आपके पास है ही, आप उनके घर जाके रीडिंग तो लगा ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिखोगे तो कुछ याद ही करके जाओगे। ऑक्शन सेल का मतलब क्या है, देखो, इट इज अ मेथड ऑफ सेलिंग द गुड्स पब्लिकली। मेथड ऑफ सेलिंग द गुड्स पब्लिकली। पब्लिक में गुड्स को बेचने का एक तरीका है ऑक्शन सेल, ठीक है। किसको बेचे जाते हैं गुड्स, गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसको गुड्स बेच दिए जाते हैं। जो ऑक्शन कंडक्ट करवाता है उसको क्या बोलते हो, ऑक्शनियर। ऑक्शनियर किसका एजेंट होता है, ही इज द एजेंट ऑफ सेलर and he is governed by the law of agency. He is governed by the law of agency, मतलब एजेंसी के रूल इसके ऊपर भी लगेंगे, एजेंसी के रूल इसके ऊपर भी लगेंगे। पूरी सिचुएशन मैं आपको वैसे ऑक्शन सेल की बता चुकी हूँ, एक बार बस रिवाइज कर लो। देखो क्या था, सबसे पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। इस दिन इन चीज़ों की ऑक्शन रखी जाएगी, आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, आ सकते हो। फिर वहाँ जाते हैं इंटरेस्टेड लोग और क्या करते हैं, बिडिंग। तो बिड लगाना क्या होता था, ऑफर। फॉल ऑफ हैमर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बनता था तुम्हारा टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। याद आ रही है चीजें, ठीक है। तो अब हम इसके पढ़ने जा रहे हैं रूल्स। हेडिंग डालो रूल्स। पहला रूल लिखने जा रहे हैं, इफ द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, every lot is subject matter of separate contract of sale.
हर लॉट अलग से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाएगी। लॉट का मतलब होता है ग्रुप, ढेर। इफ द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, एवरी लॉट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे मान लो एक लॉट बनाया जिसके अंदर बोला कि हम क्या बेचेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है। दूसरी लॉट बनाई, उसके अंदर बोला क्या बेचेंगे, फर्नीचर बेचेंगे। हो सकता है बेटा इस लॉट को कौन खरीद ले, ए, और इस लॉट को कौन खरीद ले, बी, और ये दोनों क्या बनेंगे, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। इफ द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स देन एवरी लॉट इज सेपरेट सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर है क्या, बताओ रूल नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पॉइंट लिखो। कंप्लीशन कब होगा इसका, वो देखो। ऑक्शन सेल इज कंप्लीटेड 99% कैसे होती है, फॉल ऑफ हैमर, एग्रीड। लेकिन एक और तरीका भी है, इन एनी अदर कस्टमरी मैनर। बता, इन एनी अदर कस्टमरी मैनर। मान लो जहां ऑक्शन सेल कंडक्ट कराई जा रही है उस एरिया में एक प्रथा चलती आ रही है, एक कस्टम चलता आ रहा है कि वो लोग क्लैपिंग के थ्रू ऑक्शन सेल वाइंड अप करते हैं, हॉर्न के थ्रू वाइंड अप करते हैं, विस्टल के थ्रू वाइंड अप करते हैं, देन ऑल्सो इट इज ऑल्सो वैलिड। और भी कोई तरीका हो सकता है, एनी अदर कस्टमरी मैनर। 99% फॉल ऑफ हैमर ही होता है। फिर भी अगर उस एरिया में कुछ ऐसा कस्टम चल रहा है देन ऑल्सो इट इज ऑल्सो वैलिड, वो भी तरीका सही है। नेक्स्ट लिखो, राइट टू बिड may be reserved by seller. Right to bid may be reserved by seller. प्राइस को कंट्रोल करने का एक तरीका है, सेलर कह सकता है एक बार बोली मैं भी लगाऊंगा, एक बार बोली मैं भी लगाऊंगा। अगर वो ये राइट रिजर्व करता है तो वो एक बार बोली लगा सकता है, एक से ज्यादा नहीं। अगर राइट रिजर्व करता है तो कितनी बार बोली लगा सकता है, एक बार। सपोज करो सेलर ने बोली लगाई 10 लाख, 10 लाख के बाद में बोली लग गई 10 लाख 1 रुपए की, अब हमारा सेलर दोबारा नहीं लगा सकता। समझ आई बात। ये प्राइस को कंट्रोल करने का एक तरीका है। जैसे बेटा मान लो सेलर को लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी बहुत कम दामों में बिक रही होगी तो मैं अपने पास ही रख लूंगा, तो वो एक बार राइट रिजर्व कर लेता है, राइट टू बिड, कि एक बार बोली मैं भी लगा सकता हूं, ठीक है। लेकिन सिर्फ कितनी बार, एक बार। एक बार लगा दी उसके बाद दोबारा नहीं लगा सकता हमारा सेलर, और वो भी सिर्फ कब लगा पाएगा जब उसने ये राइट रिजर्व किया है। अगर रिजर्व नहीं किया तो एक बार भी नहीं लगा सकता। समझ आ गई चीज। तो ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं इसमें पॉइंट नंबर कौन सा चला था, 4। इफ सेल इज नॉट नोटिफाइड, सेल इज नॉट नोटिफाइड का मतलब क्या होता है, राइट टू बिड इज नॉट रिजर्व्ड। इस बार सेलर ने राइट टू बिड रिजर्व नहीं किया है, ठीक है। सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, इसका मतलब क्या है, इस बार राइट टू बिड हमारे सेलर ने रिजर्व नहीं किया है। फिर भी वो क्या कर रहा है, हिमसेल्फ बिड्स, खुद बोली लगा रहा है, अपने किसी एजेंट के थ्रू बोली लगवा रहा है, और ऑक्शनियर भी तो इसी का एजेंट है ना। ऑक्शनियर नोइंगली, जानबूझकर, एक्सेप्ट्स सच बिड।
ऑक्शनियर जानबूझ के ऐसी बोली को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। देन इट इज नॉट लॉफुल, इसे लॉफुल नहीं माना जाएगा। इट विल बी कंसीडर्ड एज फ्रॉड्यूलेंट। क्या मानेंगे? फ्रॉड्यूलेंट। राइट टू बिड रिजर्व किया तो बोली लगा सकता है एक बार, है ना। राइट टू बिड रिजर्व नहीं किया तो एक बार भी नहीं लगा सकता। पर ये लगा रहा है, खुद लगा रहा है या एजेंट के थ्रू लगवा रहा है या ऑक्शनियर जानबूझ के ऐसी बोली को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट इज नॉट लॉफुल एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज फ्रॉड्यूलेंट। क्या माना जाएगा? फ्रॉड्यूलेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर, रिजर्व प्राइस और एक और नाम है इसका अपसेट प्राइस। इसके लिए लिखो मिनिमम प्राइस, मिनिमम, एक सेकेंड, minimum price below which auction sale is not valid। कम से कम इतना प्राइस तो होना ही चाहिए, इसके नीचे ऑक्शन सेल वैलिड नहीं होगी। और ये जब आपकी ऑक्शन कंडक्ट होती है ना बेटा, उससे पहले बता दिया जाता है दैट द सेल इज सब्जेक्ट टू रिजर्व प्राइस। कम से कम इतने की बोली तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो एक सीपीटी में क्वेश्चन आता था कि ऑक्शनियर ने बाई मिस्टेक ऐसी बिडिंग पे हैमर फॉल कर दिया जो कि रिजर्व प्राइस से नीचे है, तो क्या सेल वैलिड होगी? द आंसर वॉज वॉइड, ठीक है। समझ आई चीज़ कि नहीं बताओ? बिलो रिजर्व प्राइस अगर हैमर भी फॉल हो गया ना तो भी सेल वैलिड नहीं है। कम से कम इतना प्राइस तो होना ही चाहिए। फिर आ रहा है आपका पॉइंट नंबर 6, लिखो प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना, प्रिटेंडेड बिडिंग। यहाँ पे वो प्रिटेंड करता है कौन? सेलर। एक्चुअली क्या होता है, दो क्लोज कंपटीटर बैठे हुए हैं, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने आए हैं, बहुत बड़े लेवल के बिडर्स हैं, उनके होते हुए उनके नाक के नीचे से कोई प्रॉपर्टी ले जाए ऐसा वो होने देंगे नहीं, ठीक है। हमारा सेलर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। क्या करता है? अपने ही कुछ आदमी ऑक्शन प्लेस पर बिठा देगा। क्या बोलेगा? ऊंची बोली लगाओ सो एज टू हाइक द प्राइस, ठीक है। अब क्या होगा कि जिससे मेरी प्रॉपर्टी ऊंचे दामों में बिक जाए, चिपक भी सकती है, एग्रीड और नॉट। और बेचारा अपना दुखड़ा किसी से बोल भी नहीं पाएगा कि ये तो मेरा आदमी था, कह भी नहीं सकता, नहीं कह सकता ना। और एडवर्टाइजमेंट से लेके ऑक्शन सेल कंडक्ट कराने के सारे खर्चे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्रिटेंडेड बिडिंग। दिखावा कर रहे हो कि बोली लग रही है जबकि बोली आपके ही आदमी लगा रहे हैं, ठीक है। लिख रही हो ना? लिखो इसमें इट इज वॉइडेबल। और वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे? एट दी ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। कौन है इसमें? तो ऑप्शन ऑफ बायर लिखूंगे। वॉइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ बायर। इफ द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द, हाँ वो उसमें भी कवर हो गया। तो वहां पे भी तो मैंने क्या बोला? वॉइडेबल है। फ्रॉड्यूलेंट ही तो लिया है, फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारा वॉइडेबल ही होता है ना। या एक सेपरेट पॉइंट और बना रखा है उसका। समझ आ गई चीज ये वाली? बताओ। तो एक बार आईसीआई से कर लेते हैं अपन। एक मिनट,
1 में थोड़ी ना आएगा। शेयर सर्टिफिकेट खोल दिया मैंने। ऑक्शन सेल के बारे में पढ़ो, देखो सेक्शन नंबर 64। इट इज अ मोड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग द बिड्स पब्लिकली। जो हाईएस्ट बिड लगाएगा उसको गुड्स बेच दिए जाएंगे। ऑक्शनियर क्या है भाई? एजेंट है। क्या लगेगा इस पे? लॉ ऑफ एजेंसी। और एजेंट किसका होता है? इज द एजेंट ऑफ द सेलर। लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑक्शन सेल, सेक्शन नंबर 64। गुड्स को किस में बेचा? लॉट्स में। हर लॉट ऐसा माना जाएगा कि अलग से सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल बनाएगी। नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दो तरीके बताए थे, या तो या फिर यही दो तरीके हैं। तीसरा कौन सा? फर्स्ट पॉइंट, गुड्स को लॉट्स में बेचा, ग्रुप्स में बेचा, तो हर ग्रुप अलग से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाएगा। हो सकता है पहला ग्रुप किसी और ने खरीद लिया, दूसरा कोई और खरीद ले, अलग अलग बिडिंग होती है ना अलग अलग लॉट्स की। नेक्स्ट क्या है? राइट टू बिड में भी रिजर्व। किसका? ए वाले का। एग्जाम्पल दिया था ना, एक लॉट में तो बेच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और एक में क्या बेच रहे हैं? फर्नीचर। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ए खरीद ले, वो सबसे ऊंची लगा दे। हो सकता है कि फर्नीचर वाले को बी खरीद ले, तो दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बने कि नहीं बने? बन गए ना। गुड्स को किस में बेचा मैंने? ग्रुप्स में बेचा है। ग्रुप बना दिए, अलग अलग ढेर है, उनकी बोली अलग अलग लग रही है। राइट टू बिड में भी रिजर्व। अगर सेलर ने राइट टू बिड रिजर्व किया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो बिड लगा सकता है। देन द राइट टू बिड may be reserved expressly or by or on behalf of seller, and where such a right is expressly reserved but not otherwise, the seller or agent may bid at the auction. राइट रिजर्व किया है तो बिडिंग कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है। अब कहता है सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर। इसका मतलब इस बार राइट टू बिड रिजर्व नहीं किया। देखो इसमें दिया है वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड सब्जेक्ट टू अ राइट ऑफ बिड, देन इट विल नॉट बी लॉफुल। कि वो खुद बोली लगाए पहली चीज, किसी दूसरे के थ्रू लगवाए, एजेंट के थ्रू दूसरी चीज, या फिर ऑक्शनियर जानबूझ के ऐसी बोली को एक्सेप्ट करे तीसरी चीज। ठीक है। इट विल नॉट बी लॉफुल, और इसे क्या माना जाएगा? अभी बताया आपको, फ्रॉड्यूलेंट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ? सेम वही चीज है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? रिजर्व प्राइस। यहाँ नहीं लिखा है बट मैंने आपको बता दिया होता क्या है। रिजर्व और अपसेट प्राइस इज द मिनिमम प्राइस बिलो विच ऑक्शन सेल इज नॉट वैलिड। नेक्स्ट क्या आया? प्रिटेंडेड बिडिंग। सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग का यूज करता है प्राइस को बढ़ाने के लिए, देन इट विल बी वॉइडेबल एट हुज ऑप्शन? बायर। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें नेक्स्ट चीज क्या आ रही है? देखो बेटा एक एग्जाम्पल आ रहा है। थ्योरी क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है, प्रैक्टिकल आएगा तो इस तरीके का। अभी तक आया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना कि ऑक्शन सेल तुम्हारी फॉल ऑफ हैमर पे कंप्लीट हो जाती है, चाहे तुम्हारा माइंड कितनी ही चीज़ें क्यों ना बोले। वंस द थर्ड एंड द फाइनल हैमर इज फॉल्ड, सेल इज कंप्लीट। आप उसमें शर्त नहीं लगा सकते। एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी अनकंडीशनल, याद करो। और फॉल ऑफ हैमर तुम्हारा क्या होता है? एक्सेप्टेंस है। इसमें कोई शर्त नहीं लगा सकते। जैसे एक बंदा कहता है ऑक्शन में हाईएस्ट बिड लगाई ए ने, ऑक्शनियर बोलता है प्रॉपर्टी तो ले जाओ लेकिन एक एग्रीमेंट साइन करो कि तुम्हें ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र होगी जब तुम्हारा ये जो चेक तुमने साइन किया है मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये कंडीशन लगाई है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। फॉल ऑफ हैमर होते ही सेल कंप्लीट है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा ज़्यादा क्या लो? डैमेजेस। कॉमोडिटी तो तुम्हारे हाथ से गई। क्या है देखो, पढ़ो इसको। पी ने एक कार बेची है बाई ऑक्शन। क्यू जो है वो हाईएस्ट बिडिंग लगाता है, उसको अलाउ करते हैं तुम इसे ले जाओ, लेकिन तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना है। क्या? ओनरशिप तुम्हें तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक कि चेक क्लियर नहीं होता। ठीक है। इन मीन वाइल, इससे पहले कि चेक क्लियर होता, क्यू ने किसको बेच दी कार? आर को। क्या मानेंगे? देखो पी ने बेची थी क्यू को ऑक्शन सेल में। ऑक्शन सेल में जैसे ही तुम्हारा फॉल ऑफ हैमर हुआ, हम क्या मानेंगे? क्यू को ओनरशिप ट्रांसफर्ड। क्यू ने आगे किसको बेची है? आर को। जो चीज़ क्यू के पास है वो आर को भी दे सकता है,
तो कैन आई से सेल एंड सब सेल बोथ आर वैलिड? है कि नहीं है बताओ मुझे लास्ट तक। तो यही इसमें लॉजिक लगा है, सेल एंड सब सेल बोथ आर वैलिड। आंसर में दिया है देखो, बोथ सेल एंड सब सेल आर वैलिड इन फेवर ऑफ क्यू एंड आर। क्या माना जाएगा? जैसे ही फॉल ऑफ हैमर हुआ ओनरशिप ट्रांसफर्ड है, जैसे ही फॉल ऑफ हैमर हुआ ओनरशिप ट्रांसफर्ड है। एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं लगा सकते, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं लगा सकते। समझ आ गई बात? अब बोलोगे मैम रेमेडी क्या है? डैमेजेस ले लो, कार वापस नहीं मिलेगी, क्या ले लो? डैमेजेस। ठीक है, यहाँ समझ आया? अच्छा, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे आ गया तो लीगल प्रोविजन में क्या जाएगा? ऑक्शन सेल। कहाँ तक जाएगा वो बताऊं? शुरू के 2 पॉइंट तक। मतलब यहाँ से शुरू किया था ना, और यहाँ तक इतना दे के आ जाना। फॉल ऑफ हैमर पे ट्रांसफर होती है ना, तो पॉइंट नंबर 2 तक तो देना ही पड़ेगा ना। यही तो कह रहा है, कंप्लीशन ऑन द फॉल ऑफ हैमर, यहाँ तक देना पड़ेगा। एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है यहाँ पर, इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या कहता है वो देखो एक बार। हुआ क्या, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल का, इससे पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता, एग्रीमेंट कर लिया आपने, इससे पहले कि वो सेल में कन्वर्ट होता, आपने किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, बिफोर इट इज परफॉर्म्ड। ये परफॉर्म होता उससे पहले पहले क्या हो गया? टैक्स रिवीजन हो गया। टैक्स रिवीजन का मतलब क्या है? 4 में से कोई एक काम हो गया, या तो टैक्स की रेट इंक्रीज हो गई या टैक्स की रेट डिक्रीज हो गई, नया टैक्स इम्पोज कर दिया गया, पुराना टैक्स अबॉलिश कर दिया गया। इंक्रीज, या तो टैक्स की रेट बढ़ा दी, टैक्स की रेट कम कर दी, नया टैक्स लगा दिया, या फिर पुराना टैक्स हटा दिया। देन प्राइस ऑफ द गुड्स will be taken accordingly. Price of the goods will be taken accordingly. मतलब अगर टैक्स की रेट इंक्रीज हो गई, बायर को एक्स्ट्रा टैक्स देना है। अगर टैक्स की रेट डिक्रीज हो गई तो बायर को बेनिफिट मिलेगा। पहले ही कई सारे टैक्सेस लगते थे, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स, अलग अलग टैक्सेस थे सारे। बाद में क्या, एक कंबाइंड आ गया तुम्हारा जीएसटी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बुक में देखोगे तो उन सब के नाम दे गए पुराने वालों के। बट इट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाय कॉन्ट्रैक्ट आप इसे चेंज कर सकते हो। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको वो मीनू पकड़ाते हैं बेटा, मीनू के अंदर लिखा हुआ है कि भाई द प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, तो फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि टैक्स रिवीजन हुआ या नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ेगा बताओ? लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ होता है टैक्सेस चार्जेस एक्स्ट्रा, तो फिर टैक्स रिवीजन हुआ तो फर्क पड़ता है। क्लियर है कि नहीं बताओ? बाय एग्रीमेंट आप एक्सक्लूड कर सकते हो, सेलर लिखवा सकता है एग्रीमेंट के अंदर दिस इज द फाइनल प्राइस, तो उस केस में अपना ये रूल नहीं लगेगा। नॉर्मल रूल क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद परफॉर्म हो उससे पहले अगर टैक्स रिवीजन होता है देन द प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। दैट इज अगर इंक्रीज हुआ बायर हैज टू पे इंक्रीज टैक्स, और डिक्रीज हुआ बायर विल गेट द बेनिफिट। ठीक है, एक बार आईसीआई से ले लो, ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक अपना, चैप्टर ही वाइंड अप हो रहा है। क्या लिखा है देखो, वेयर आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट वाज परफॉर्म, क्या हो गया?
टैक्स रिवीजन मतलब या तो नया टैक्स इम्पोज कर दिया, इंक्रीज कर दी रेट, डिक्रीज कर दी, या अबॉलिश रेमिट, खत्म, माफ कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है। विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स, पार्टी विल बी एंटाइटल्ड टू रीड जस्ट द प्राइस ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंगली, प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मतलब बढ़ गया तो बायर को ज़्यादा देना है, कम हो गया तो बायर को फ़ायदा मिलेगा। कौन कौन से टैक्स लगते हैं, देखो इसने बोला कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, ठीक है। अब एक कॉमन लग रहा है आपका यहाँ पे सेल्स परचेज वाला, तो जीएसटी लगता है। आगे क्या दिया, बायर विल हैव टू पे द इंक्रीज प्राइस वेयर द टैक्स increases, he will get the benefit of reduction when the taxes are cutting, ठीक है। आगे इन्होंने ये चीज भी दे रखी है, however it is excluded by an agreement to the contrary, by agreement आप इसको बदल सकते हो। अगर आपने एग्रीमेंट में ही लिखवा दिया दिस इज फाइनल प्राइस, तो टैक्स रिवीजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या, बताओ मुझे। तो हमने ये चैप्टर अपना यूनिट नंबर 4 कंप्लीट किया है। आईसीआई के क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको करवा दिए थे लास्ट टाइम पे, हो गए थे ना, करवाए थे मैंने इसके क्वेश्चन। हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट, कौन सी लेंगे, पार्टनरशिप एक्ट। बेटा रिकॉर्डिंग चेंज करो एक बार, इसमें शायद तुमसे नहीं होगी, ओपन अप नहीं है, मैं करती हूँ।